पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। और आज सच की पड़ताल में हम चर्चा करेंगे नोटबंदी के फैसले की। नोटबंदी का जिक्र जब आता है तो सबको वो लंबी लंबी कतारें याद आती हैं जो तब बैंकों के आगे लगा करती थी, एटीएम के आगे लगा करती थी। 8 नवंबर 2016 की आधी रात प्रधानमंत्री द्वारा 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने के फैसले से सब हैरान रह गए थे। सबने पूछा ये फैसला कब और कैसे हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और इसके खिलाफ इसको चुनौती देते हुए 58 याचिकाएं थी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है। आज 5 जजों की बेंच ने 4-1 से इस पर फैसला दिया और कहा कि 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी वैध है। नोटबंदी लागू करने की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। सरकार आर्थिक नीतियों से जुड़े फैसले कर सकती है। 6 महीने रिजर्व बैंक से विचार विमर्श के बाद यह फैसला हुआ और नोट बदलने के लिए 52 दिन की अवधि अनुचित नहीं है। लेकिन 5 जजों की बेंच में एक फैसला असहमति का रहा। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अपना फैसला अलग से लिखा, कहा कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था। फैसले के लिए आरबीआई ने स्वतंत्र विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, उसे बस 24 घंटे दिए गए। इतने गंभीर मुद्दे पर संसद को छोड़ा नहीं जा सकता। संसद में कानून बनाकर नोटबंदी की जा सकती थी, लेकिन कुल फैसला चूंकि नोटबंदी के हक में है, इसलिए बीजेपी को अपना दावा करने का मौका मिला और कांग्रेस ने कुछ दबी आवाज में अपनी असहमति जताई है। उन्होंने 2016 के नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें 500 और 1000 के नोट को डिसर्कुलेट किया गया था, डिमोनेटाइज किया गया था, उसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाले सारे याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि कोर्ट ने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सही पाया। तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है, फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की है। यह स्पष्ट फर्क हम लोगों के दिमाग में रहना चाहिए, जो सुबह से चलाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा कि नोटबंदी जीत गई, नोटबंदी को सही ठहरा दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यह बिल्कुल गलत है। बहरहाल जब ये नोटबंदी लागू की जा रही थी तब कहा गया था कि इससे काले धन पर और आतंकवाद पर रोक लगेगी, काला धन नहीं लौटेगा। यह देखना ठीक होगा कि आंकड़े इस बारे में क्या कहते हैं। काला धन नहीं लौटा या कितना लौटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अपनी रिपोर्ट बताती है कि 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट में आरबीआई ने बताया है कि 500 और 1000 रुपए की कुल 51.31 लाख करोड़ की रकम बैंकिंग सिस्टम में लौट आई। ये कुल मुद्रा की 99.3% रकम है, यानी कि बस 10,720 करोड़ रुपए आरबीआई तक नहीं लौटे, जो बहुत बड़ी रकम नहीं है। जबकि सरकार को उम्मीद थी कि कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए सिस्टम से बाहर रह जाएंगे। जाहिर है कम से कम काले धन पर सरकार का दावा सही साबित नहीं हुआ। इस आंकड़े पर अगर जाएं तो इसी तरह आतंकवाद को नोटबंदी से बहुत गहरी चोट पहुंची हो, इसके प्रमाण ज्यादा साफ नहीं मिले। सच की पड़ताल में हमने पूछा है कि क्या नोटबंदी अपने मकसद में कामयाब रही। आपके पास रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। आपकी राय बताएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ इस बात पर चर्चा करने के लिए और इसे समझने के लिए 2 खास मेहमान हैं, आर्थिक मामलों के जानकार अमीरुल्लाह खान और रजत सेठी। आप दोनों का स्वागत है। आप दोनों के जरिए समझना चाहेंगे कि जो कोर्ट ने भी कहा कि जो इसका मकसद था वो पूरा हुआ या नहीं, ये अलग बात है, पर जो प्रक्रिया थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अमीरुल्लाह खान, आपको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि केंद्र का फैसला सही है, उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं ये मायने नहीं रखता। तो हम इस पर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसका जो उद्देश्य था, जो मकसद था, वो क्या था? आतंकवाद पे चोट पहुंचाना, काले धन को बाहर रखना, ये आपको क्या लगता है किस हद तक पूरा हुआ?
जी नगमा, थैंक यू वेरी मच। जब हमारे वजीर आजम ने अनाउंस किया था नोटबंदी, तो उन्होंने 3 बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि ये जो काला धन है ये खत्म हो जाएगा, टेररिज्म पे बड़ी वार होगी, और जो जाली नोट छपते हैं वो खत्म हो जाएंगे। ये 3 ओरिजिनली उन्होंने कहा था कि ये 3 मकासद हैं जिसकी वजह से वो नोटबंदी कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो पहली बात तो ये कि काला धन कम हुआ या नहीं, वो तो सारे इंडेक्सेस जो हैं वो बता रहे हैं कि काला धन शायद उससे कहीं ज्यादा हो चुका है अभी। जाली नोट, पार्लियामेंट में खुद मिनिस्टर ने कहा था कि जाली नोट बहुत कम छपते हैं और उनके छपने में वो 300-400 करोड़ की हद तक छपते हैं वो, और शायद अभी भी वो उतने ही छपते होंगे। टेररिज्म कम हुआ या नहीं, वो आज ही देखिए, आज ही जो मामला हुआ जम्मू में, कल जो हुआ, उससे ये साबित होता है कि उसका और टेररिज्म का कोई खास नाता शायद था ही नहीं, क्योंकि टेररिज्म का नाता ज्यादातर डॉलर से होता है, रुपए से तो होता नहीं। तो उस वजह से वो जो 3 ओरिजिनल मकसद थे उनमें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद फिर कई और अनाउंसमेंट्स आए सरकार के, जिसमें से एक ये था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगे। हाँ, जरूर बढ़े हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ गए उसके बाद, लेकिन क्या डिमोनेटाइजेशन की वजह से बढ़े हैं या टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही थी उसकी वजह से बढ़े हैं, ये कोरिलेशन करना अभी मुश्किल है। जी, तो रजत सेठ जी, आपकी इसके ऊपर राय क्या है? बहुमत के फैसले को पढ़ते हुए जस्टिस BR गवाई ने कहा कि नोटबंदी का उन उद्देश्यों, जो उसके उद्देश्य थे, काला बाजारी है, आतंकवाद के वित्त पोषण को समाप्त करना, इसके साथ एक उचित संबंध जो था वो था जिसे प्राप्त करने की मांग की गई। अब ये प्रासंगिक नहीं कि उद्देश्य हासिल किया गया या नहीं। तो आपको क्या लगता है, ये जैसा अमीरुल्लाह साहब कह रहे हैं कि कहीं आतंकवाद में कमी आ गई हो, ऐसा नहीं हुआ, बैंक में वो काले नोट लौटे ना हो, काला धन जो है ऐसा भी नहीं हुआ, तो क्या हासिल हुआ फिर नोटबंदी से? नगमा जी नमस्कार। जी नमस्कार। 2-3 विषय हैं। पहले तो मैं जो आपने डेटा रखी कि 99% नोट वापस आ गए हैं, तो मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि सिर्फ नोट बैंक में जमा कर देना सिर्फ काले धन को सफेद करने के लिए काफी नहीं होता है। आप जो डिजिटल ट्रेल छोड़ते हैं जमा करते समय, उसी से हमारे देश की जो एजेंसीज हैं वो पता लगाती हैं कि किसने आय से ज्यादा संपत्ति जमा करी है अपने अपने खातों में, और उसके ट्रेल्स को स्टडी किया जाता है। आपको ध्यान होगा कि जब डिमोनेटाइजेशन की एक्सरसाइज पूरी हुई तो उसके बाद जिन जिन लोगों ने 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा किए कैश के माध्यम से, उन सबको बकायदा नोटिस गए हैं। इनकम टैक्स के करीब 3.25 लाख नोटिस दिए गए हैं। उन सारे नोटिस के ऊपर में बैक एंड फोर्थ हो रहा है, सबको जवाब देने पड़ रहे हैं कि वो धनराशि कहां से आई, अगर आई है और अगर वो अपने मीन्स नहीं बता सकते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना होगा, और जो भी पीनल क्लॉजेस होते हैं इनकम टैक्स के, वो सारी प्रक्रिया चल रही है। आपको भी मालूम है, टैक्स के विषय होते हैं, लंबा खींचते हैं, क्योंकि दोनों तरफ के तर्क हैं। सरकार भी तर्क देती है और जो टैक्स करता है वो भी अपनी बातों को रखता है, और उसकी समय दी जानी चाहिए। यही सिस्टम है। इसलिए ये जो आपने ओपनिंग तर्क दिया वो तर्क काफी गलत है नगमा जी। कौन सा तर्क? और जो आपने ये बोला कि जमा हो गए 99%, तो काला धन वो RBI के आंकड़े थे, तर्क के कितना पैसा लौटा इसमें, काला धन जो है वो सिस्टम में वापस आया या नहीं, उस पे जो आंकड़े हैं वो बता रहे थे। ये उसके अधिकार क्षेत्र के बियॉन्ड की चीज है, क्योंकि ये इनकम टैक्स की बात है। इसमें RBI कैसे कोई जजमेंट दे सकता है कि ब्लैक मनी था या नहीं था? जमा जरूर हुआ, लेकिन वो जमा किया हुआ धनराशि ब्लैक है तो वो तो पकड़ा जाएगा ना व्यक्ति। और मैं कितने ही लोगों को जानता हूं जिसमें कि जिनके ऊपर अभी केसेस चल रहे हैं इनकम टैक्स से संबंधित। तो ये कंफ्यूजन आपके दर्शकों को नहीं रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप 1 साल के अंदर देखिए कितने इनकम टैक्स रिटर्न्स जो फाइल होते थे। इसके पहले न्यूनतम स्तर पे लोग रिटर्न जिनको भय ही नहीं था सिस्टम का, वो लोग फाइल भी नहीं करते थे। 25% का इजाफा हुआ है सिर्फ 1 साल में। 2016-17 और 17-18 के बीच में अगर आप गैप देखें तो रजत जी, आपके हिसाब से नोटबंदी के फैसले से फायदा क्या क्या हुआ है? आपको लगता है कि काले धन पर चोट हो पाई है, क्योंकि काला धन जो सर्कुलेशन में था वो वापस काफी हद तक आया?
फिर गलत बात सर्कुलेशन है में ये चीज। सब जिन जिन ने जमा किया है उन सब ने डिजिटल ट्रेल्स छोड़े हैं, ओपन हैं सारे केसेस, 3-3.25 लाख केसेस खुले हुए हैं इनकम टैक्स के। सबको जवाब देना पड़ रहा है कि वो पैसा कहां से आया, नंबर 1। नंबर 2, इनकम टैक्स का जो बेस था, जितने लोग इनकम टैक्स अपना भरते थे वो बहुत कम बेस था, लोग छुपाते थे अपने धनराशि को, उसमें 25% इजाफा एक साल में आया और लगातार हम देख रहे हैं 10-10% नए इनकम टैक्स के अमीरुल्लाह साहब, आप इस बात से आप अग्री करते हैं कि जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनका वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है इसकी वजह से? और जैसा रजत सेठी कह रहे हैं काले धन के बारे में भी कि डिजिटल एक छाप छूटी है कि कहाँ कहाँ है, उनके ऊपर एक्शन भी हो रहा है, तो काफी हद तक जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ है। रजत ने जो पहली बात कही वो सही है कि 3-3.5 लाख नोटिस गए। 1 लाख से ज्यादा लोगों के इनकम के बैंक अकाउंट में पैसे डाले गए और उनपे ये जांच शुरू हुई। मसला ये है रजत कि 6 साल हो गए, अगर 2 लोग भी चार्ज हो जाते तो इस बात में कोई बात बनती। 6 साल में अगर 2 लोग भी ऐसे नहीं मिले पूरे मुल्क में जो काला धन रखते हो, तो फिर हमारे पास काला धन है ही नहीं, तो हमने किया ही क्यों ये? तो एक इस वजह से थोड़ी सी जनता जरा परेशान है कि हमें पता है इतने लोगों के पास काला धन है और 6 साल लगते हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद, जिसमें लाखों लोग लाइन में खड़े रहे अपनी पैसे के लिए, गरीब लोग, और जिनको इतनी तकलीफ हुई, वो जो अमीरों ने अपने पैसे डाले वापस बैंक में, उनको 6 साल तक अभी तक हमने 1-2 लोगों को भी नहीं पकड़ा। तो उस वजह से वो थोड़ा डाउट करते हैं इस बात को। और लाजमी है कि करेंगे, क्योंकि 6 साल बहुत होते हैं। यानी आप सही कह रहे हैं कि इनकम टैक्स के केसेस लंबे चलते हैं, लेकिन ईडी वाले केसेस देखिए 3-3 महीने में सॉल्व हो जाते हैं, 2-2 महीने में हो जाते हैं, और वो भी टैक्स के केसेस होते हैं। तो इनकम टैक्स के क्यों इतने दिन लगाते हैं? और उन लोगों के लिए जिनके लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया था ब्लैक मनी के लिए। और दूसरी बात ये कि इनकम टैक्स के रिटर्न्स यकीनन, अगेन रजत बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनकम टैक्स के जो नंबर थे वो जरूर बढ़े हैं। वो 6.5-7% बढ़ा करते थे 2011-12 के बाद, और डिमोनेटाइजेशन के बाद वो 7% की जगह वो 11 और 15% हो गए। ये बात सही है कि इनकम टैक्स के रिटर्न ज्यादा होने लगे, लेकिन इनकम टैक्स की वॉल्यूम में जो बढ़त आई है वो ज्यादा नहीं आई। टैक्स रिटर्न में ज्यादा, जीएसटी के बाद टैक्स कलेक्शन हमारा ज्यादा बढ़ने लगा। तो उस वजह से डिमोनेटाइजेशन पे इसीलिए ये तनकीद होती है कि डिमोनेटाइजेशन ने लोगों को डरा तो दिया, यकीनन डरा दिया, और उसकी वजह से लोग बैंक की लाइनों में भी लगे, बैंक अकाउंट भी खोला उन्होंने, और टैक्स रिटर्न भी भरने लगे। ये बात सही। तो जो हमारा मूल सवाल था कि डीमोनेटाइजेशन पे सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा, और उसके बाद आप वो एक सियासी झगड़ा देख रहे हैं कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसकी जीत हुई और कांग्रेस जो सवाल उठा रही थी वो गलत है। आपने रविशंकर प्रसाद को सुना, आपने दूसरी कांग्रेस के नेताओं को सुना, लेकिन जो मूल सवाल है कि डीमोनेटाइजेशन जो हुआ, जो कोर्ट भी कह रहा है कि उससे उसका जो मकसद था दरअसल वो पूरा हुआ या नहीं, ये अलग बात है। प्रक्रिया में कोई गलती नहीं थी। तो मैं वही दोहराना चाहती हूं कि रजत, आपके हिसाब से वो सवाल वापस मैं पूछ रही हूं कि क्या जो उसका ध्येय था वो पूरा हुआ डिमोनेटाइजेशन का? और पूरा हुआ तो क्या वो आतंकवाद की जो फंडिंग थी वो रुकी, और क्या वो ब्लैक मनी के ऊपर चोट पहुंची? ये आपकी इसके ऊपर क्या राय है? नगमा जी, अगर आप भी देश के प्रधानमंत्री हो और आपको पॉलिसीज डिजाइन करनी हो, तो आपके समक्ष हमेशा प्रोज एंड कॉन्स हर पॉलिसी के रखे ही जाएंगे। कई में प्रोज बहुत ज्यादा होते हैं, कॉन्स कम होते हैं, उसकी आपको वेटेज निकालना होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है। तो सरकार ने इस पे गहरी मंत्रणा करी, आरबीआई से भी 6 महीने तक लगातार विचार विमर्श किया और समझा कि इसके प्रोज ज्यादा है, कॉन्स कम है। इसके साथ ही किसी भी पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है। आप बोलिए कि कॉन्स कुछ होगा ही नहीं है, तो ऐसी तो कोई भी पॉलिसी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है विश्वव्यापी तरीके से। तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ जो हैसल हुआ पब्लिक को, जो इकोनॉमी पे टेम्पररी प्रभाव पड़ा, ये सब इसके डाउन साइड्स हैं। लेकिन जिस मजबूती से हमारा टैक्स बेस ग्रो कर रहा है जी, जो फॉर्मलाइजेशन इंड्यूस करी है, ये सब चीजें इसके पॉजिटिव आउटकम्स हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, कोई इकोनॉमिस्ट इसमें दो राय नहीं लगा सकती। ठीक है, आपने उसके फायदे ये बताए कि उसे जो टैक्स बेस है वो ग्रो किया है, पर अमीरुल्लाह साहब ने जो सवाल उठाया
कि लोगों को ये लगता है कि फिर इन 6 सालों में ऐसे कितने लोगों को पकड़ा गया जिनके पास काला धन था, और फिर उन तमाम लोगों का जो लंबी लंबी लाइन में खड़े होते थे गरीब अपने पैसों के लिए, और उस वक्त जो लोगों के साथ बुरा हुआ उसका क्या। तो इस वक्त इतना ही वक्त है मेरे पास इस चर्चा के लिए। धन्यवाद आप दोनों का, इसके फायदे और इसके नुकसान या क्या इससे नहीं हासिल हो पाया ये समझाने के लिए। तो सच की पड़ताल में आज हमने आपसे पूछा कि क्या नोटबंदी अपने मकसद में कामयाब रही। इस पर हमारे साथ लगभग 21,000 वोट आए हैं। इनमें 88% का जवाब है नहीं, यानी कि नोटबंदी का जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ, वो उसमें कामयाब नहीं रही है। जबकि बस 10% लोग मानते हैं हाँ, और 2% की इस पर कोई राय नहीं है। सच की पड़ताल में आज इतना ही। नमस्कार।